दोस्तों, देश आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। सारे लोग बहुत खुश हैं और होना भी चाहिए। लेकिन दोस्तों, आज भी अगर आँख घुमा के देखा जाए तो हमारे देश में बेसिक सुविधाओं की मनोज इतनी ज़्यादा कमी है कि ऐसी घटनाएं होती हैं जो आपको अंदर से हिला देती हैं। और इसमें सिर्फ सुविधाओं का दोष नहीं है, कहीं ना कहीं मानवीय सोच, मानवीय व्यवहार, या कहना चाहिए आलस, या कहना चाहिए इग्नोरेंस, उसका एक बहुत बड़ा रोल है जो हमको इस महापर्व पे भी, आज़ादी के महापर्व पे भी पूरी तरीके से खुश होने का मौका नहीं देता है। मेयो आणि मेडिकल हॉस्पिटलच्या कर्मचाऱ्यावर कारवाई झालीच पाहिजे। मेवा हॉस्पिटल में उन्होंने हमको कार्ड वार्ड निकालने को कहा। हमने कार्ड वगैरह निकाले और कार्ड वार्ड निकालने के बाद में वो हमको कम से कम आधा घंटा 15-20 मिनट उन्होंने हमको बैठा करके रखे। फिर उसके बाद बोले कि हमारे पास में ना इसकी दवाई है और ना उसका में हमारे पास में वेंटिलेटर और वो है आईसीयू है। बोले आप बोले मेडिकल लेके जाओ। मौला साहब, यही बात आप जैसे हम लाए थे वैसे अगर आप बोल दिए होते कि भैया हमारे पास में दवाई नहीं है, नहीं तो कुछ तो भी आप फर्स्ट ट्रीटमेंट कर दो, मतलब सुई हुई कुछ तो भी लगा दो। हमको पता नहीं था कि ये एंटी वेनम क्या है और ये ऑक्सीजन हमको नहीं पता था। हमारे साथ ये पहली बार घटना हुई तो हमको कोई पता नहीं था ये चीज़। अब हम वहाँ से लेकर के मेडिकल में आए। मेडिकल में भी जाने के बाद में फिर से वही कार्ड निकालो, ये बनाओ, वो ये कार्ड बनाओ, वो कार्ड बनाओ। हमको करीब 1-1.5 घंटा उन्होंने भी इस तरह से टाल मटोल किए। दोस्तों, अभी आपने सुना राकेश मिश्रा जी को। ये जो बयान उन्होंने दिया है ये उनके बच्चे के देहांत से पहले का बयान है। उनके बच्चे का नाम आदर्श मिश्रा, आयु केवल 10 साल। और बहुत दुख की बात है दोस्तों कि ये बच्चा अब हमारे बीच नहीं है, इस संसार में नहीं है। जान एक दिन सबकी निकलनी है मनोज, लेकिन जिस तरीके से इस बच्चे की जान गई है, इस बच्चे को बचाया जा सकता था, बहुत आसानी से बचाया जा सकता था। लेकिन कुछ लोगों की लापरवाही के कारण पूरा सिस्टम भी बदनाम होता है और एक माँ बाप से उनका बच्चा छिन जाता है। बच्चों के डॉक्टर आएंगे, वो देखेंगे, हमको नहीं मालूम। फिर उसके बाद में बोले हमारे पास में वो तुम सुई लिख के दिए इंजेक्शन, वो सांप वाली ASB। तो हमने वहाँ पे मार्केट में आसपास में देखे तो हमको नहीं मिला। हमने उनके रिक्वेस्ट किया, सर आपके पास होगा तो आप मतलब लगा दीजिए और उसके बाद हम आप ला के देंगे, रुपए पैसे जो लगता हम देने को तैयार है, बच्चे की जान बच जाए हमारी। और उन्होंने हमको 1-1.5 घंटा उनको टाल मटोल किए उन्होंने। फिर उसके बाद में हमने बच्चे को न्यूरॉन हॉस्पिटल एम्बुलेंस करके लाया। न्यूरॉन हॉस्पिटल क्या बोलते हैं आपका नीलस हॉस्पिटल स्पंदन के बाजू में, वहाँ पे लाया। फिर वो मेरे दोस्त पंकज खारे मोरे ने सजेस्ट किया ये यहाँ पे लाने के बाद। इन्होंने भी पहले मुझे बोला कि हमारे पास में दवाई अवेलेबल नहीं है बोले। फिर हमने इनको भी रिक्वेस्ट वगैरह करके हाथ पैर जोड़ करके फिर इन्होंने हमको एडमिट किया, यहाँ पर लिया। दोस्तों, आपने देखा ये घटना जो है नागपुर की है। और हम वैसे तो अपने चैनल पे पर्टिकुलराइज़ करने से बचते हैं, लेकिन ये घटना ही ऐसी है कि जिसने हमको अंदर से झकझोर दिया है। और आज हम उन हॉस्पिटल्स का भी नाम ले लेंगे जिन हॉस्पिटल में इन माँ बाप ने अपने बच्चे को वो लेके पहुँचे और वहाँ से निराश होके उनको वहाँ से निकलना पड़ा। और जो कीमती समय जो होता है, जो गोल्डन आवर जिसको कहते हैं सांप का काटने के बाद के, वो केवल उनके यहाँ से वहाँ भागते, यहाँ से वहाँ लोगों से मिलते, हॉस्पिटल्स में गिड़गिड़ाते, डॉक्टर से बात करते, लिखा पढ़ी करते, स्लिप बनाते, जी हाँ पर्ची बनाते, बीत गई 3 घंटे तक वो सिर्फ भागते रहे हॉस्पिटल्स में। और हॉस्पिटल्स ने कहा कि एंटीवेनम उपलब्ध नहीं है उनके पास। दोस्तों, सबसे पहले आपको घटना बता दी जाए कि उस दिन क्या हुआ था। तो रात को 2 से 2:30 के बीच जो है उस बच्चे को बाइट होती है एक सांप की। बच्चा हड़बड़ा के उठता है, चिल्लाता है। उसके पिता जब आते हैं तो देखते हैं वहाँ एक सांप है। और उस सबसे पहले सर्प मित्रों को फ़ोन करते हैं, सर्प मित्र विजय, प्रीतम और आकाश। इन तीनों को फ़ोन करते हैं और
तीनों सर्प मित्रों ने पूरी जिम्मेदारी के साथ राकेश जी को बताया कि आप बच्चे को लेकर तुरंत हॉस्पिटल निकलिए और हम जो है वहाँ पे आते हैं, सांप को निकाल के सांप की आईडी आपको बता देंगे और डॉक्टर को भी बता देंगे। सर्प मित्र वहाँ पे आते हैं, सांप को निकालते हैं और सांप को निकालने के बाद वो राकेश जी को दोबारा कॉल करते हैं आईडी बताने के लिए। राकेश जी इस समय हॉस्पिटल में ही हैं, लेकिन आप एक चीज़ देखिए कि एक स्नेक बाइट का केस आया है हॉस्पिटल में। ठीक है, रात का वक्त है, लेकिन जब एक स्नेक बाइट का केस आता है तो आपको पता है जितनी जल्दी उसको आप ट्रीट करेंगे उतना बेटर है। लेकिन हॉस्पिटल वालों ने ऐसा नहीं किया, उनके पिता को स्लिप बनाने के लिए कहा और पेपर वर्क्स में लगा दिया और काफ़ी समय जो है उनका वहाँ पे वेस्ट हुआ। इस दौरान सर्पमित्र ने जब राकेश जी से कहा कि डॉक्टर से बात कराइए, मैं उनको आईडी बता देता हूँ सांप का ताकि इलाज में आसानी होगी, तो डॉक्टर ने जो है बहुत बदतमीज़ी से जो है राकेश जी से बात की और उनसे फ़ोन पे बात करने से मना भी कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई आप लोग कौन हैं और आप लोगों को क्या पता है। तो उन्होंने मतलब उनकी बात सुनने से पहले, समझने से पहले ही उनको एक सिरे से खारिज कर दिया, उनकी बात सुनने से ही मना कर दिया। इतना ही नहीं, बच्चे के पिता को लगाए रहे पेपर वर्क्स में और बिल्कुल भी इलाज जो है बच्चे का शुरू नहीं हुआ। ये जो समय था 40-45 मिनट जो है इसी में बीत गया। अब 40-45 मिनट बहुत कीमती होते हैं, आप समझ सकते हैं एक स्नेक बाइट के पेशेंट के लिए, खासकर जब वो एक छोटा बच्चा हो। तो 40-45 मिनट के बाद डॉक्टर्स और वहाँ का स्टाफ ये बताता है उनके पिता को आके कि हमारे पास एंटी वेनम नहीं है, आप दूसरे हॉस्पिटल लेके जाइए। तो मनोज एक बात बताइए कि एक पिता जो स्नेक बाइट हुए बच्चे को हॉस्पिटल लेके आया है और उसने 45 मिनट वेस्ट कर दिए पेपर वर्क में और उसके बाद उसको ये पता चलता है कि एंटी वेनम नहीं है, वो पिता क्या करेगा? आप अगर उस पिता की जगह होते, मैं अगर उस पिता की जगह होता तो हम क्या करते? कोई और अगर उस पिता की जगह होता तो क्या करता? वो हिम्मत हार जाता वहाँ पे, लेकिन उसने कहीं ना कहीं हिम्मत दिखाते हुए उसे दूसरे अस्पताल ले जाने का सोचा कि यहाँ उसको किसी ने नहीं सुना, डॉक्टर ने भी नहीं सुनना चाहा। क्या हो सकता है कि शायद दूसरे जगह पे उससे कम से कम इलाज स्टार्ट किया जा सके उस बच्चे का, और उसकी बातें भी सुनना पसंद करें डॉक्टर्स। बिल्कुल। तो यहाँ से उस बच्चे को लेके उसके पिता दूसरे हॉस्पिटल गए। दूसरे हॉस्पिटल में भी उस बच्चे को भर्ती करने से मना कर दिया गया। उन्होंने भी यही कहा कि हमारे पास एंटी वेनम नहीं है, और इतना ही नहीं, दूसरे हॉस्पिटल में ये भी कहा गया कि हमारे पास आईसीयू बेड्स भी नहीं है, एंटी वेनम भी नहीं है, आप बच्चे को यहाँ से लेके जाइए। आप बताइए, एक पिता जो अपने बच्चे को बड़े, और ये जो दो हॉस्पिटल्स के बारे में हम बता रहे हैं ये नागपुर के बड़े हॉस्पिटल्स हैं, सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, बड़े हॉस्पिटल हैं। अगर इनके पास आईसीयू नहीं है, इनके पास बेड नहीं है, इनके पास एंटी वेनम नहीं है, तो इतने बड़े हॉस्पिटल खोलने का क्या मतलब? बच्चे को वो वहाँ से भी उसके पिता जो है लेके जाते हैं, तीसरे हॉस्पिटल में भर्ती करते हैं, और जब तक वहाँ लेके पहुँचते हैं सुबह के 6 बज चुके हैं। वहाँ उस हॉस्पिटल में भर्ती करके पहला डोज लगते तक, एंटी वेनम का पहला वॉइल बच्चे को लगते सुबह के 6 बज गए। आप समझिए कि बच्चे को 2 से 2:30 के बीच की स्नेक बाइट हुई है, सुबह 6 बजे के आसपास उसको पहला डोज लग रहा है। जो गोल्डन पीरियड है मनोज, हाँ। वो तो गया। हाँ। वो छोटा बच्चा कब तक उस हाईली पोटेंट न्यूरोटॉक्सिक जहर को अपने अंदर झेल सकता है? कब तक? नहीं झेल पाया वो बच्चा, और आखिर में उस बच्चे की मौत हो गई। दोस्तों, आपने देखा अभी किस प्रकार से वहाँ के लोग नाराज़ हैं, उनमें बहुत ज़्यादा रोष है। कैंडल मार्च भी निकाला गया और लोग सवाल पूछ रहे हैं, प्रशासन से लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि इसके लिए ज़िम्मेदार कौन? इस बच्चे की मौत का ज़िम्मेदार आखिर कौन? न्यूज़पेपर में जब ये ख़बर छपने लगी, मीडिया एजेंसीज़ में जब ये ख़बर निकलने लगी, तब पुराने हॉस्पिटल्स जिसमें इसके पिता इसको पहले ले गए थे आदर्श को, उनमें से एक हॉस्पिटल का बयान आता है कि हमारे पास तो 2000 एंटी वेनम के वॉइल्स रखे हुए हैं। इसकी जांच की जाएगी कि हॉस्पिटल का कौन सा स्टाफ उस समय वहाँ मौजूद था और किसने उस बच्चे को एडमिट करने से मना कर दिया। लेकिन मनोज, अब ये सवाल उठता है कि क्या ऐसे बयान दे देने से
कि हमारे पास तो एंटीवेनम वॉइल्स थे, हमारे पास तो सुविधाएं थी, हमारे पास तो बेड्स थे, हमारे पास तो वेंटिलेटर की सुविधा थी, क्या उस बच्चे की जान वापस आ जाएगी? बिल्कुल नहीं। क्या उस पिता का दुख कम हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। जो बच्चा चला गया वो तो चला गया। अब जांच में चाहे जो निकले, वॉइल्स है नहीं है, ऑक्सीजन की सुविधा है नहीं है, बेड्स है नहीं है, वेंटिलेटर की सुविधा है नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, आगे के पेशेंट्स को ज़रूर पड़ सकता है, लेकिन वो बच्चा, वो पिता या वो माता जिसने अपना बच्चा खोया, उनका बच्चा लौट के नहीं आएगा। और ख़तरनाक बात तब होगी मनोज, जब उनके पास एंटीवेनम के वॉइल्स होंगे, जब उनके पास वेंटिलेटर की सुविधा होगी, तब ये सवाल उठेगा कि इस बच्चे के मौत का जिम्मेदार कौन? क्या सिर्फ एक गंदी सोच, क्या सिर्फ एक आलस भरी सोच, सिर्फ इसलिए कि बच्चा रात को आया है 2 बजे, कौन इसके पीछे लगेगा, कौन इसका इलाज करेगा? अगर इस कारण उस बच्चे की जान गई है, तो मैं कहना चाहूँगा, हमारी पूरी टीम कहना चाहेगी कि ये एक्सीडेंट नहीं है, ये हत्या है, ये हत्या है, ये जानबूझ के की गई हत्या है। और अगर इसमें ये प्रमाणित होता है कि ये इसमें हॉस्पिटल के स्टाफ शामिल हैं और उनके पास एंटीवेनम के वॉइल्स थे और उसके बाद भी बच्चे को एडमिट नहीं किया गया, तो कानूनन तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाथ जोड़ के हमारी ये विनती होगी कि इन पे कड़े से कड़ा केस बनाया जाए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई ऐसे लोगों पे की जाए। हम सर्प मित्र हैं, हम सिर्फ सांपों को निकालते नहीं हैं। हम जब इंटीरियर इलाकों में पहुंचते हैं तो हम वहाँ लोगों को बताते हैं कि भाई जब आपको सांप काटे तो आप सीधे हॉस्पिटल आइए, वहाँ इलाज है, वहाँ एंटीवेनम है, वहाँ वेंटिलेटर है, वहाँ बेड्स हैं, आपका प्रॉपर इलाज होगा। लेकिन अगर ये हो रहा है मनोज, और ये लोगों के सामने आ रहा है, तो आप समझिए कि क्या हमारे द्वारा फैलाया गया अवेयरनेस किसी काम का है? यहाँ पे आवश्यकता है मेडिकल स्टाफ्स को ऐसे NGOs के साथ मिल के काम करने की, ऐसे फ्रीलांसर्स के साथ मिल के काम करने की। देखिए, फ्रीलांसर सिर्फ आज़ादी से घूम के अकेले काम करते हैं इसलिए उनका ज्ञान कम होगा, ये समझना गलत है। अगर आपको उन पे यकीन नहीं है तो मैं डॉक्टर से कहना चाहूँगा कि आप खुद स्टडी कीजिए। जी, कई सारे डॉक्टर्स हमने देखे हैं जो स्नेक बाइट का इलाज करते हैं, जिनको सांपों की प्रजाति की कोई जानकारी नहीं होती, तक नहीं पता। बिल्कुल, वो यूट्यूब खोल के, गूगल खोल के वहाँ पे सांप देखते हैं कि कौन सा सांप है और उसमें कौन सा जहर है। अगर आप फ्रीलांसर्स की बात नहीं मानना चाहते, NGO में काम करने वाले स्नेक सेवर्स की बात नहीं मानना चाहते, आप खुद स्टडी कीजिए, खुद पढ़िए, सांपों की प्रजाति को समझिए, उसके बाद आप स्वयं इलाज कीजिए। तब तक आपको कोई हक नहीं है कि वो जो 15 साल, 20 साल, 25 साल से लगातार सांपों के साथ काम कर रहा है, उसके ज्ञान पे सवाल उठाने का। और पब्लिश भी आप ही लोग कहीं ना कहीं करते होंगे कि भारत में स्नेक बाइट्स इतने ज़्यादा जाने गए। बिल्कुल, ऑफिशियल आंकड़ा जो निकाला जाता है वो हॉस्पिटल के माध्यम से ही निकाला जाता है कि ये नंबर्स हैं, ये नंबर्स हैं। तो अगर हमारे पास एंटीवेनम वॉइल्स हैं तो क्यों ये नंबर्स हैं? क्यों है? सही, हॉस्पिटल अगर पहुंच रहे हैं लोग तो क्यों ये नंबर्स हैं? कहीं ना कहीं इसमें स्नेक बाइट को ट्रीट करने के लिए जो महारत चाहिए वो नहीं है। ऊपर से कमी है, नीचे से कितना भी प्रयास कर लिया जाए, अगर सिस्टम करेक्ट नहीं है वहाँ से, तो ऐसी मौतें होती रहेंगी। और हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो दोस्तों, इस घटना को हुए ज़्यादा समय नहीं बीता था और सभी को लग रहा था कि न्यूज़पेपर जो हैं लाइमलाइट में रखे हुए हैं इन हॉस्पिटल्स को, तो अब ये ऐसी गलती नहीं करेंगे। लेकिन देखने को क्या मिलता है मनोज कि एक और बाइट केस आता है, आपकी बार वाइपर की बाइट का केस आता है और आदमी जो है वो हॉस्पिटल में बिल्कुल सही टाइम पे पहुंच गया है, लेकिन हॉस्पिटल में बेड पे पड़े हुए उसको 1.5 घंटे बीत गए हैं, लेकिन एक भी हॉस्पिटल का स्टाफ, डॉक्टर्स, नर्स उसको एड्रेस करने तक नहीं आए हैं। एंटीवेनम देना तो दूर की बात है। सर, पुढे ट्रीटमेंट काय चालू होणार त्याची? अरे तो लिख के दिया ना, ट्रीटमेंट वार्ड में जाता होगा, 1.5 घंटा हो चुका है, 1 मिनट काम है, 2 घंटे के ऊपर जिएगा नहीं वो। हाँ, आपको पता है ना, हमने तो कभी पेशेंट देखे ही नहीं ताकि तो डेट अरे आराम से सर, आदर्श मिश्रा की मौत हो गई सर आपकी गलती की वजह से, समझे क्या? हमको पता है हीमोटॉक्सिक जहर जो है उसका असर शरीर में जब होता है तो वो लॉन्ग लास्टिंग होता है, और अगर एंटीवेनम सही टाइम पे नहीं दिया जाए और डैमेज अगर हो जाए शरीर को, तो वो डैमेज को आप वापस नहीं लेके आ सकते।
आप उसको रिकवर नहीं कर सकते। लेकिन आप देखिए ये वही हॉस्पिटल है जहाँ पे उस बच्चे को, आदर्श को भी एडमिट नहीं किया गया था, और वहीं इस वाइपर बाइट को एडमिनिस्टर करने भी कोई नहीं आ रहा है। वो पेशेंट तड़प रहा है, बेड पे पड़ा हुआ वो तड़प रहा है, कोई उसको ये बताने वाला भी नहीं है कि भाई आपको सांप ने काटा है तो उस जगह को आप मूव मत करो, हिलाओ मत। वो अपने पैर को हिला डुला भी रहा है, जिससे जहर और तेज़ी से फैल सकता है। तो इस लापरवाही के लिए क्या लगता है, मतलब क्या है ऐसी चीज़ कि जो आपको प्रेरित नहीं करती जान बचाने के लिए? आप डॉक्टर हैं, आपको भगवान के बाद दूसरा नंबर दूसरा दर्जा जो है वो दिया गया है, या कहा जाए कि धरती में आपको भगवान का ही रूप माना जाता है। आप जब इस प्रकार का बिहेवियर करते हैं, अपनी ड्यूटीज़ को नेगलेक्ट करते हैं, तो किसी पे छोटा मोटा असर नहीं पड़ता, सीधे लोगों की जान चली जाती है। तो क्या लगता है मनोज की सिर्फ सुविधाओं की कमी जिम्मेदार है, या कहीं ना कहीं ये रवैया भी जिम्मेदार है इतने लोगों की मौत के पीछे? देखिए, हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस में आप लोगों को कई बार देखे भी होंगे, हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस में ऐसा हुआ है कि एंटीवेनम देने के पहले जो डॉक्टर्स का रवैया होता है, वो हमारी पहली बात तो बात सुनना पसंद नहीं करते। स्नेक आइडेंटिटी हम अगर बताना चाहें तो वो उन्हें लगता है कि हम उनसे कहीं ना कहीं ज़्यादा जानते हैं। बिल्कुल, ये भी एक बहुत बड़ा बहुत सही पॉइंट आपने बताया मनोज। ईगो प्रॉब्लम, यहाँ पे ईगो प्रॉब्लम एक बहुत बड़ी चीज़ है, जहाँ डॉक्टर्स हमारी बात सुनना ही नहीं चाहते कि हम इलाज में इंटरफेयर ना करते हैं, ना करने का हमारा प्लान है। हम सिर्फ डॉक्टर को स्नेक की आईडी बताते हैं, वेनम का टाइप बताते हैं, ताकि उनको इलाज करने में सहायता हो सके। बाइट की टाइमिंग, बिल्कुल, बाइट की टाइमिंग भी बताते हैं। लेकिन अगर इतनी बात भी वो ना सुन सकें, ना समझ सकें, अच्छा ऐसा भी नहीं कि उनको जानकारी है, यही जानकारी वो यूट्यूब से निकाल लेंगे, गूगल से निकाल लेंगे, लेकिन जो सर्पमित्र, जो लोकल सर्पमित्र जो बता रहा है, जो कई सालों से काम कर रहा है, उसकी बात ये नहीं मानेंगे। वो आईडी निकालने के लिए अलग टाइम वेस्ट उसके लिए बिल्कुल उसके लिए टाइम अलग से वेस्ट करते हैं। और ये कोई ज़रूरी नहीं है, हम जानते हैं कि बहुत सारे सांप एक दूसरे की नकल करते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि गूगल में जब वो निकाल रहे हों तो वो गलत सांप की जानकारी निकाल लें। अगर आपको सर्पमित्रों पे यकीन नहीं है तो आप तो खुद डॉक्टर्स हैं, हर्पेटोलॉजिस्ट को बहुत अच्छे से जानते होंगे आप, पहचानते होंगे आप, तो आप किसी हर्पेटोलॉजिस्ट से कांटेक्ट कर लीजिए, उनको अपने हॉस्पिटल में बुला लीजिए, उनसे कुछ सीख लीजिए, जान लीजिए, समझ लीजिए, चाहे जो हो वो करिए। लेकिन इस प्रकार का रवैया अपना के बच्चों की, बड़ों की, लोगों की, जो मासूम लोग हैं उनकी जान से मत खेलिए। और लोगों को ब्लेम ना करिए कि आप स्नेक बाइट होने पे हॉस्पिटल नहीं आते हैं और जान चली जाती है लोगों। खासकर जब नागपुर जैसे बड़े शहर मनोज, जो मतलब सारे देश में लोगों ने सुन रखा है, शहर का नाम काफ़ी बड़ा शहर है महाराष्ट्र का। तो जब नागपुर जैसे बड़े शहर में, बड़े हॉस्पिटल्स में ये हाल है, हमारे जैसे छोटे इलाके में जहाँ हम आदिवासियों के बीच रहते हैं, उतने ज़्यादा हॉस्पिटल्स यहाँ नहीं हैं, वो सुविधाएं यहाँ नहीं हैं। जब लोग देखेंगे कि इतने बड़े शहर में ये हालत है कि एंटीवेनम वॉयल्स उपलब्ध नहीं है, तो क्या विश्वास रह जाएगा उनका स्वास्थ्य व्यवस्था पे? और क्यों नहीं बैगा ओझा के पास वो जाएंगे झाड़ फूँक करने के लिए? क्यों वो हॉस्पिटल्स में आएंगे? क्यों वो हमारी बात, सर्पमित्रों की बात पे यकीन करेंगे कि भाई इनकी बात को सुन के आप हॉस्पिटल्स में जाओ? बैगा ओझा कम से कम उनसे बात तो करता है, उनका डर तो निकालता है, उनको अटेंड तो करता है। हॉस्पिटल में तो उनको दुत्कार दिया जाता है, 1 से 1.5 उनको बाहर बैठा दिया जाता है, उनको भगा दिया जाता है। बिल्कुल, उनसे 1 घंटे लिखा पढ़ी कराया जाता है। आप बिल्कुल स्लिप बनवाइए, लेकिन उस दौरान उस विक्टिम का इलाज भी जारी रखिए। वो पेशेंट का रिश्तेदार कहीं भाग नहीं जाएगा अपने पेशेंट को छोड़ के। इलाज बिल्कुल होगा, पैसे कहीं नहीं जाएंगे, पैसे आपको बाद में भी मिल सकते हैं, लेकिन जान जिसकी चली जाएगी वो लौट के नहीं आएगी। प्लीज़ हमारी पूरी टीम का आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, आपके प्रोफेशन पे, आपके सफ़ेद जैकेट पे दाग लगाने का हमारा कोई मकसद नहीं है। गुस्सा भरा है लोगों में, इस गुस्से को आप समझिए और प्लीज़ अपने प्रोफेशन को सीरियसली लेते हुए स्नेक बाइट ट्रीटमेंट जो हमारे देश में अभी भी इसका प्रोटोकॉल सेट नहीं है, स्टेप लीजिए, इसका प्रोटोकॉल सेट कीजिए और इसका सही ढंग से इलाज कीजिए, वरना कई ऐसे गिद्ध इंतज़ार में बैठे हुए हैं। आपकी लापरवाही, थोड़ी सी चूक आपसे हुई और वो गिद्ध जो है अपना एजेंडा भुनाने में, अपना दुकान खोलने में देर नहीं लगाएंगे और लोगों की मौतें बंद नहीं होंगी।